और अहम खबर पहले आपको दे दें, उड़ीसा में बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन हादसा, कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई है और इस हादसे में 288 से ज्यादा अफराद हलाक और 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। 2 ट्रेनों की 17 बोगियां पटरी से उतर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुआवजे का ऐलान किया गया। उड़ीसा में एक दिन के सरकारी शोक का ऐलान किया गया है। कोई त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। तो बड़ी खबर, उड़ीसा में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है और इस हादसे में 288 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं और 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। उड़ीसा में एक दिन के सरकारी शोक का ऐलान किया गया है और कोई त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। बहुत ही दर्दनाक और बड़ी खबर है जो कल यह हादसा हुआ। उड़ीसा में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है। इस हादसे में मरने वालों की जो संख्या है, जो तादाद है, वो 288 से ज्यादा हो गई है और 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। और हमारे रिपोर्टर हैं महेश, इस वक्त पूरी जानकारी अपडेट के लिए जुड़ते हैं महेश को। महेश, एक बड़ा हादसा हुआ है और मृत्यु लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, 288 तक चली गई है। अभी इस वक्त क्या अपडेट आप दे रहे हैं महेश? ये देखिए, ये जो बड़ा हादसा है, रेलवे ट्रेन हादसा है এবং यहाँ पे जो मौत लोगों की संख्या से ज्यादा बढ़ रही है। अभी यदि रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। एनडीआरएफ, पडरा, फायर टीम और लोकल पुलिस सब यहाँ पे शामिल ऑपरेशन में शामिल है। उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी घटना पर मौजूद है और रिव्यू कर रहा है। अभी बालेश्वर बाहनगा स्टेशन पे बाहनगा से ये जो ट्रेन हादसा हुआ और लेकिन सीएम उड़ीसा का सीएम नवीन पटनायक वो जो बालेश्वर हॉस्पिटल में जो इंजरी है, जो ट्रीटमेंट उसके जो चल रहा है, उसके साथ उनका वो साक्षात किया है। वो उनका पूछ रहा है कि कैसे ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छी कुछ देर पहले रेलवे मिनिस्टर भी घटना पर मौजूद है। वो भी रिव्यू कर रहा है। वो भी देख रहा है कि किस तरह से ये हादसा हुआ है और एक उच्च स्तर हाई क्वालिटी हाई लेवल जो जांच के लिए निर्देश है रेलवे सेफ्टी इंजीनियर उनकी तरफ से ये इंक्वायरी शुरू हुआ है क्योंकि किसी कारण की वजह से ये जो हादसा हुआ है, हादसा के मूल कारण क्या है जानने महेश, फर्स्ट इंफॉर्मेशन के तौर पर क्या कुछ जानकारी मिली है? लगता क्या है, क्योंकि रेलवे अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं, तो उन्होंने क्या कुछ बताया कि क्या हो सकता क्या है? लेकिन ये जो रेलवे की तरफ से हादसा का जो कारण क्या है कि हादसा हुआ है, लेकिन टाइम जो yesterday 6:51 ये जो 3 मिनट से शाम इवनिंग को ये हादसा हुआ है। लेकिन हादसा का रीजन क्या था, क्यों हादसा हुआ? लेकिन ये जो बेंगलुरु हावड़ा के साथ जो कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालवाही ट्रेन भी था, तीनों ट्रेन के बीच ये हादसा हुआ है। लेकिन हादसा का कारण क्या था? किसी का नेग्लिजेंस है, ये ह्यूमन एरर है कि या टेक्निकली कोई एरर है? इस बारे में कोई भी रेलवे की तरफ से अभी तक कोई भी सूचना नहीं मिली है। लेकिन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को जो मीडिया की तरफ से जो पूछा गया है क्योंकि ये एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट के पीछे क्या कारण है, लेकिन वो इंक्वायरी के लिए निर्देश दिया है। मतलब रेलवे सेफ्टी इंजीनियर की 2 हाई लेवल इंक्वायरी हो रहा है रेलवे सेफ्टी की तरफ से और एक हाई लेवल कमेटी, दोनों कमेटी से ये जो इंक्वायरी करने के लिए निर्देश दिया है। लेकिन अभी यदि मतलब जो सूचना है, इसी हादसा की वजह से मतलब 48 ट्रेन का जो मतलब रूट चेंज कर दिया गया है और 10 ट्रेन का कुछ समय के लिए उसको बातिल कर दिया है। 38 ट्रेन को कैंसिल हो गया है। लेकिन महेश, ये जो रूट पर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, कितनी ट्रेनें रद्द होगी? कितना बड़ा एक तरह से यह हादसा है जिस हिसाब से रद्द कर दी गई हैं ट्रेनें? इस रूट पर कितनी ट्रेनें चलती हैं जो रद्द की गई हैं? देखिए अजय जी, ये जो रूट्स पर ये मतलब मेन रूट्स है, इसी से
100 से ज्यादा ट्रेन ये रूट पर रोज जाने आने किया था, लेकिन अभी ये हादसा के लिए 48 ट्रेन का जो रूट चेंज कर दिया गया है। जी 10 ट्रेन का मतलब ये सामयिक के लिए उनको स्थगित कर दिया है, लेकिन 38 ट्रेन को लंबी समय तक जो ट्रेन कैंसिल है। ठीक काल उड़ीसा का जो डेवलपमेंट कमिश्नर है वो जो सारी जो कलेक्टर जो ट्रेन उनकी कुछ कुछ स्टेशन पे रोका गया है, मतलब जो कैंसिल होने की वजह से, वो जो डेवलपमेंट कमिश्नर है सारी जो जिला के कलेक्टर को निर्देश दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है, सारी जो ट्रेन पैसेंजर जो है उनके लिए रहना खाना पीना के लिए सब कुछ बंदोबस्त करने के लिए वो निर्देश दिया है। ठीक महेश, और एक चीज जानना चाहेंगे, जिन जिन जख्मियों को, जिन जो घायल लोग हैं उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, तो उनके परिजनों के लिए क्या कुछ हेल्पलाइन नंबर दिया गया है? क्योंकि जो लोग उसमें सफर कर रहे थे उनको, उनके परिवार तक कोई जानकारी मिले सरकार की तरफ से, क्या कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? जी जी जी, आप देखिए ये जो हेल्पलाइन नंबर 10 से ज्यादा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, क्योंकि ट्रेन का जो जिस रूट में जी सारे हेल्पलाइन नंबर जारी करने का बाद हमारे स्पेशल रिलीफ कमिश्नर के कार्यालय की तरफ से भी हेल्पलाइन जारी किया है, रेलवे की तरफ से भी हेल्पलाइन जारी किया है। मतलब इस हेल्पलाइन जारी करने का कारण ये है कि जो परिजन जो है वो कैसे पहचान गया है, उनका जो रिलेटिव्स है, जो परिजन ट्रेन में जो यात्रा कर रहा है, तो उस बारे में जानने के लिए मतलब 10 से ज्यादा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। लेकिन हर डिवीजन, ईस्ट कोस्ट रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे हेडक्वार्टर जो खड़गपुर, इस सारी जो मतलब डिवीजन में 10 से ज्यादा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, लेकिन हेल्पलाइन से भी ज्यादा से ज्यादा कॉल किया है। लेकिन आप सबसे जानना देखना कि अभी तमिलनाडु का 3 मिनिस्टर भी मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने उड़ीसा का चीफ सेक्रेटरी के साथ घटना के ऊपर बातचीत हुआ है। 3 मिनिस्टर, उदयनिधि स्टालिन की लीडर नेतृत्व में 3 मिनिस्टर उड़ीसा आ रही है, बालेश्वर आ रही है जो घटनास्थल जी। सारी जो मतलब उड़ीसा सरकार की तरफ से उड़ीसा सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सारे जो बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केवंझर सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको भी निर्देश दिया है कि जो रेलवे एक्सीडेंट में जो इंजुरी पर्सन जो ट्रीटमेंट के लिए आया था सबको एडमिशन करने के लिए स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया है। सारी मतलब जो सहायता उड़ीसा सरकार की तरफ से भी दिया जाएगा। अभी जो इंजुरी है, क्योंकि रेलवे की तरफ से भी जो एक्स ग्राशिया जो डिक्लेयर किया था मौत लोगों के लिए 10 लाख और सीवियर इंजुरी जो है 2 लाख और माइनर इंजुरी के लिए 50,000 कुछ जो सहायता राशि मतलब एक्स ग्राशिया भी देने का प्रक्रिया हॉस्पिटल में शुरू हो गया है। रेलवे की जो लोग है, रेलवे के अधिकारी जो है वो हॉस्पिटल में एक्स ग्राशिया देने का जो प्रक्रिया ये शुरू किया है। और अभी जो इंजुरी, माइनर इंजुरी और इंजुरी लोगों को पैसा दे रहा है रेलवे के अधिकारी। मतलब उड़ीसा और तमिलनाडु में भी मतलब दिन स्टेट का सरकारी जो गवर्नमेंट की जो सारी फंक्शन का बातिल किया है, जो स्टेट की शो को अभी डिक्लेयर किया है सरकार की तरफ से। वेस्ट बंगाल का सीएम तो ममता बनर्जी में भी ऑन स्पॉट को आ रही है। वेस्ट बंगाल मतलब टीम ऑफ डॉक्टर्स, एम्बुलेंस है, जो लोकल जो एनजीओ है सारी लोग आ रही है। लेकिन काल जेहेतु ये हादसा हुआ है, लेकिन अभी तक भी काल इवनिंग से अभी तक भी ये रेस्क्यू काम जारी है। डेथ की टोल बढ़ रही है एवं और सारी की सारी जो लोग हैं, मतलब मतलब जो बालेश्वर हॉस्पिटल में जो इंजुरी पेशेंट को जब आया था, मतलब ब्लड शॉर्टेज हुआ था, लेकिन इनका लोकल लोग ब्लड डोनेशन करने के लिए देर रात तक लंबा लाइन में खड़े हैं। मतलब 1000 जो लोकली जो स्थानीय लोग है वो ब्लड डोनेशन 1000 ब्लड डोनेशन कंप्लीट हो गया है। उड़ीसा का चीफ सेक्रेटरी उसका भी धन्यवाद दे रही है, क्योंकि लोगों का बहुत बड़ा मात्रा में वो शामिल हुआ है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकर
हॉस्पिटल से मदद करने के लिए लोगों का भारी आग्रह देखना मिला। तो आसपास के इलाकों के आम लोग अब जो है ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंच रहे हैं। पूरा टीम ऑफ ओडिशा का सीएम है, रेलवे मिनिस्टर है, अभी वेस्ट बंगाल का सीएम आ रही है, तमिलनाडु का 3 मंत्री आ रही है। जी। सारी की सारी आपको पता है कि ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट पे ओडिशा का अच्छा रोल है, जी। तो इसलिए काल जो टीम ऑफ ऑफिसर्स को भेजा गया है, रेवेन्यू मिनिस्टर भी वहां पर है, एसआरसी भी घटनास्थल पर है। सारी की सारी जो लोग है, सारी की सारी जो टीम ऑफ ऑफिसर्स सारे वो इंक्लूड है अभी रेस्क्यू प्रक्रिया। महेश और एक चीज जानना चाहेंगे, ये क्योंकि संख्या जो है 1000 से करीब पहुंच गई है जख्मियों की, घायल लोगों की, तो इन्हें क्या एक ही अस्पताल में या क्या अलग अलग अस्पतालों में इन्हें भर्ती किया गया है? महेश, हेलो, मेरी आवाज आ रही महेश? तो जैसा कि महेश बता रहे हैं, लगातार वहां पर राहत कार्य का काम जारी है और बड़ी तादाद में अब आम लोग भी जो है ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि जख्मियों की जो तादाद है वो 1000 के करीब पहुंच गई है और मरने वालों की तादाद 288 तक पहुंच गई है। तो महेश, एक बार फिर आपको जोड़ लेंगे। महेश, जानना चाहेंगे कि संख्या जो है बढ़ रही है, जख्मियों की संख्या बड़ी तादाद में है यहाँ पर, तो ऐसे में किन किन हॉस्पिटल्स में इनको भर्ती किया गया है? क्या सिर्फ सरकारी अस्पताल में है या फिर निजी प्राइवेट अस्पतालों में भी इन्हें रखा गया है? देखिए, सारी सरकारी हॉस्पिटल और उनके साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल सबको अलर्ट कर दिया है। कल से हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया गया है। सारे जो एक्सीडेंट पेशेंट जो जिस हॉस्पिटल में आना चाहते हैं उसको एडमिट करने के लिए पूरा स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है। अभी जो आप पूछ रहा है, लेकिन वो जो सोरो एक सब डिवीजन है बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट का, जो जिस प्लेस में जो एक्सीडेंट हुआ था वो बहानगा ये सोरो का एक सब डिवीजन है, एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी है सोरो। उसके एरिया में जो बहानगा से ये एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन सब पहले ये जो सोरो जो सब डिविजनल हॉस्पिटल है उसी पर पेशेंट को लिया गया है। उसके बाद बालेश्वर मेडिकल कॉलेज से भी पेशेंट को लिया गया। लेकिन पहली रेस्क्यू काम से काल 50 एम्बुलेंस को प्रिलिमिनरी स्टेज में 50 एम्बुलेंस को लिया गया था, जो इंजुरी पैसेंजर जो है उसको हॉस्पिटल से लेने के लिए। लेकिन ये जो संख्या ज्यादा से ज्यादा जो इंक्रीज के बाद देखकर गवर्नमेंट की तरफ से फिर बस डिप्लॉय किया है और 108 एम्बुलेंस ज्यादा से ज्यादा डिप्लॉय किया है। लेकिन उसके बाद बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से पेशेंट को लिया गया है। उसके बाद उमनारा ओडिशा का एक बड़ा हॉस्पिटल है एसीबी मेडिकल कॉलेज कटक है, उससे भी 100 से ज्यादा पेशेंट कटक एसीबी में ट्रीटमेंट हो रहा है। एवं जो ऑन दी स्पॉट मेडिकल टीम को भी भेजा गया है, क्योंकि जो ज्यादातर सीवियर पेशेंट जो है उसको फास्ट देने का बाद वो तुरंत मेडिकल कॉलेज जो है उनको रेफर करने के लिए। एवं उसके बाद ओडिशा का एक बीएसकेवाई कार्ड है, बीएसकेवाई स्कीम है, जो फ्लैगशिप स्कीम है, बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना उसकी नाम है। उसके लिए ज्यादातर जो एम्पैनल है, अनुबंधित जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ओडिशा सरकार के साथ, सारे हॉस्पिटल को निर्देश दिया है कि जो पेशेंट आया सबको एडमिशन करने के लिए निर्देश दिया है, क्योंकि सरकार की तरफ से सारी खर्च मतलब जो हेल्थ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये काल से हेल्थ सेक्रेटरी सारी हॉस्पिटल, प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबको अलर्ट कर दिया है। बालेश्वर से कटक आने से रोड में बाद जिस भी हॉस्पिटल है सबको अलर्ट करने के लिए ये निर्देश दिया है। लेकिन अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन सुखद बात ये भी, वेस्ट बंगाल से भी कुछ मेडिकल टीम, डॉक्टर्स टीम, एम्बुलेंस भी पहुंच गया है। कल रात को जो खड़गपुर से भी एक जो रिलीफ ट्रेन जाके मेडिकल इक्विपमेंट मेडिसिन लेकर वो भी स्पॉट पर पहुंच गया है। तो सारे मिलाकर आप देखिए तो बेस्ट ट्रीटमेंट कैसे मिल पाए उसको लेकर सारे ओडिशा सरकार की तरफ से पूरा मतलब टीम ऑफ ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया है। लेकिन खुद चीफ सेक्रेटरी एसआरसी मध्य खुद मॉनिटर कर रहा है। जी महेश, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो अभी तक जो अपडेट है आपके पास, क्या कोई जानकारी है कि और संख्या बढ़ी है कुछ? क्योंकि 288 बताई जा रही है।
जी देखिए, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी मतलब कंटिन्यू है, तो इसलिए ये जो ट्रोल है, जी ये डेथ रोल आगे भी ये बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तो 300 लेकिन सरकारी व रेलवे सरकारी सूत्रों से नहीं मिला, सरकारी सूत्रों से मतलब ये फर्जी रोल है, लेकिन जो लेकिन हमारे जो लोकल रिपोर्टर है, जी वो लोकल की सोर्सेस जो खबर आ रही है, लेकिन ये जो डेथ रोल 350 से मध्य ज्यादा तो हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा बात है, ये जो डेड बॉडी को अच्छी तरह से कैसे को उनका परिजन संपर्क का कैसे हस्तांतर करा जाएगा, जी उसी प्रक्रिया भी शुरू हुआ है। जी। तो एक और चीज जानना चाहेंगे, जिस तरह से डेट्रोल बड़ा आपने कहा कि 300 तक भी जा सकता है, तो वेबसाइट पर या फिर लोकल सतह पर, लोकल लेवल पर जो लोगों की मृत्यु हुई है, क्या उनकी जानकारी उनके परिजनों को मिल रही है या कैसे दी जाएगी? अभी तो हेल्पलाइन, जो सारे हेल्पलाइन खोल दिया है, क्योंकि घटना जो ऑन दी स्पॉट है, हॉस्पिटल है, सारे जो परिजन लोग है अभी मौजूद है, मोबाइल फोटो मोबाइल से उनका फोटो देखा कर ही ढूंढ रहा है कहाँ है, उसको अब पहचान है क्या, लेकिन जिसका मतलब क्या इंजुरी है तो उस बारे में तो टेलीफोन से परिवार लोगों का साथ वो बातचीत हो गया, संपर्क हुआ, लेकिन जिसको मौत हो गया है, जो उसका डेथ हो गया है, उसको कैसे मतलब परिवार का संपर्क उसको कैसे ढूंढेंगे, डेड बॉडी कैसे उनको मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर डेड बॉडी है उनका जो मतलब क्या जो ज्यादातर डेड बॉडी है वो उनका फेस डिटेक्ट करना भी मुश्किल है। तो इसी तरह से ये जो डेड बॉडी हस्तांतर की निश्चित के लिए ये एक चैलेंजिंग है, लेकिन सरकार की तरफ से, उड़ीसा सरकार की तरफ से ये प्रक्रिया शुरू हुआ है, जो डेड बॉडी को कैसे हस्तांतर करेंगे जो उनकी प्रियजनों को। लेकिन ये एक दुखद घटना है, जो परिवार की लोग रो रहा है हॉस्पिटल और जो एक्सीडेंट स्पॉट में, लेकिन मोबाइल उनके जो परिजन है जो ट्रेन में यात्रा कर रहे उसको फोटो दिखाकर पूछ रहा है कि उसको देखा है कि नहीं है। ये बहुत दुखद खबर। बिल्कुल बिल्कुल महेश, ये बहुत तकलीफदेह, बहुत दुखद खबर है परिजनों के लिए, क्योंकि लगातार डेथ रोल बढ़ रहा है, 288 यानी 288 के करीब पहुंच गए हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये डेथ रोल और भी बढ़ सकता है। महेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, आपने बहुत तफसील से जानकारी दी है और इस पूरे मामले पर आप नजर रखें, आपसे फिर एक बार कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने बताया कि इमदादी कार्रवाइयाँ अभी भी लगातार जारी है और करीबी अजला के तमाम अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। और उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी हरदीप ने भी ये कहा कि उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स के 4 यूनिट्स वहाँ पर हैं और 15 से ज़्यादा फायर रेस्क्यू टीमें हैं, 30 डॉक्टर्स हैं, 200 पुलिस एहलकार और 60 एम्बुलेंस को जाया हादसा पर मुतहरक किया गया है। और जैसा कि महेश ने यह भी कहा कि तमाम निजी अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों के अलावा सेहत अस्पतालों को ये कहा गया है कि जो भी जख्मी हालत में पेशेंट पहुंचता है उनका इलाज जो है सरकार उसकी जिम्मेदारी ले रही है, उन्हें भर्ती किया जाएगा। तो सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों में भी ट्रेन हादसे में जख्मी हुए लोगों को भर्ती किया जा रहा है। S1 अर्थात स्लीपर क्लास का है और ये स्लीपर क्लास का हालत आप देखिए हालत अब देखिए देखते रहिए। जो ये अभी भी NDF आरपी के जो अधिकारिक है वो लोग S1 कमरा में अभी भी तलाशी जारी रखा है। मैं थोड़ा उसका आपको जगह दिखाऊंगा, उसका सिचुएशन थोड़ा दिखाऊंगा कैसा हालत है उसका। देखिए एकदम जो सीट वगैरह जो है तो ऊपर का नीचे आ गया, नीचे का ऊपर आ गया, कौन सा बात कौन सा है वो पता नहीं। एक आधार कार्ड भी पड़ा हुआ है, एक आधार कार्ड देखिए, इसका नाम है रहमान लश्कर, ये बंगाल का साउथ 24 परगना का रहने वाला है। इसका आधार कार्ड ये S1 कंपार्टमेंट में 55 बात नंबर 55 में ये रहे। और अब बात थोड़ा देखिए बात का कैसा हालत हो गया। अब इधर जो विंडो ग्लास है वो तोड़ फोड़ के बाहर चला गया। और इधर देखिए ये जो हादसा हुआ है वो 7 से 7:30 के बीच हुआ है शाम को। और देखिए अब खाने का पैकेट वो भी पूरा का पूरा मौजूद है। लगता है जो रात को डिनर करने के लिए ये लोग जो खाना मंगाया था वो खाना भी उन लोगों का नसीब नहीं हुआ। जो थोड़ा
और भी अंदर अगर आ जाए तो देखिए इधर खड़ा होने की जगह भी नहीं है और इधर नीचे ब्लड शेड भी है। तो अब देखिए लागेज है और अंदर ऊपर ऊपर का जो रूफ टॉप है वो फ्लोर भी फाड़ के नीचे चले आया और सीट वगैरह जो है ऊपर का नीचे का ऊपर चला गया। अर्थात आप सोच सकते हैं कि कैसे भयावह था ये हादसा। इस S1 कंपार्टमेंट को देखकर ही मालूम पड़ता है जो करमंडल एक्सप्रेस जो कल 7 से 7:30 के बीच जिसका हादसा हुआ है उसका वो कितना भयावह था, उसका तीव्रता कितना था, उसका कितना वो मिजरेबल जो आदमी लोग जो पैसेंजर था जो सवारी लोग था वो सवारी लोग कितना उन लोगों को झेलना पड़ा। देखिए बोलते बोलते एक डेड बॉडी भी मैं आपको अभी बोल रहा था डेड बॉडी, अभी बोलते बोलते एक डेड बॉडी भी आ गया शायद निकल पड़ा। थोड़ा कैमरा घुमा के मैं मेरा कैमरा पर्सन को बताऊंगा, थोड़ा कैमरा अगर घुमा सके तो घुमा दो, कैमरा थोड़ा घुमा दो मेरे को। देखिए और एक डेड बॉडी मैं आपको अभी बोल रहा था, तो मैं अभी आपको बोल रहा था जो कितने कैसे हालत हुआ, अभी भी कितना डेड बॉडी फंसा हुआ है। तो आप देख सकते हैं मेरा बोलते बोलते एक डेड बॉडी अभी निकला S1 स्लीपर क्लास से। वो डेड बॉडी लेके पुलिस और NDRF का जो आदमी लोग है जो है वो लोग लेके जा रहा है। आप हालत सोचिए, आप बाहर का सिचुएशन तो आप देख ही रखा है, लेकिन अंदर का जो सिचुएशन मैंने अभी आपको दिखाया वही इधर का सबसे करुण सिचुएशन, करुण जो दृश्य है वही दृश्य आप देख रहे हैं। सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है, टाटानगर से सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। And yes, about 900 passengers were injured to varying degree. 250 of them have been discharged after this first hit. About 250 again have been referred to Cuttack, Bhubaneswar, and balance 300 odd are being treated in Baleshwar and Bhadrak. Only try to तो बहुत ही दर्दनाक हादसा है ये। कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई जिसमें लगातार मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। इस खबर पर हम आगे भी नजर बनाए रखेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। बड़ी खबर है, तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजौरी से, जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है। गुज़श्ता 4 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है जिसके बाद लैंडस्लाइडिंग से 3 मकानात को नुकसान पहुंचा है और इन तीनों मकानात के घरों को तीनों मकान के लोगों को, लवाहिकीन को जो है बेघर हो गए हैं वो, और इंतजामिया से मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं। शक्ति इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शक्ति, जिस तरह से 3 मकान बेघर हो गए लोग, 3 मकानों के लोग, क्या कुछ इस वक्त की जानकारी है, कितनी तबाही हुई है राजौरी में? बात कर रहे हैं उसने आपकी कौन? राजौरी जिला में लगातार पिछले 4 दिनों से हो रही हैं और ये बारिशों की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई है। बहुत बड़ी चट्टान जो है वो ऊपर से नीचे आई है और ये जो घर हैं ये बिल्कुल पहाड़ी के नजदीक जो हैं वो ये घर थे 3, और इन 3 घरों का नुकसान हुआ है, जिनमें से 2 घर जो है वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। एक घर को मामूली नुकसान जो है हुआ है और तीनों घर जो हैं, तीनों घरों के जो परिवार हैं, फैमिली मेंबर हैं, वो बेघर हो चुके हैं। रात का ये वाकया और रात से ये लोग बेघर हैं। ये जिला इंतजामिया से गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें कंपनसेशन दी जाए, क्योंकि ये जो साथ ही साथ जो दूसरे नजदीक के घर हैं, क्योंकि ये तमाम घर जो हैं यहाँ से 10 और 15 घर जो हैं वो बिल्कुल पहाड़ी के नजदीक हैं। बुतल का ये फात पलांग का एरिया है और इन्हें भी खतरा जो है बना हुआ है। हालांकि अभी तो मौसम साफ है, लेकिन
रुक रुक के बारिश हो जाती है और मौसम साफ होने के बाद फौरी तौर पर अचानक से बारिश आ जाती है। इस वजह से खतरा जो है इन लोगों के ऊपर बना हुआ है और ये लोग लगातार इंतजामिया से गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें कंपनसेशन दी जाए, साथ ही साथ इन्हें शक्ति, जिस तरह से बेघर होने की बात आ रही है, तो इन्हें कहाँ रखा गया है, क्या कुछ इनकी मदद की जा रही है? फिलहाल अभी तक सरकार की तरफ से कोई या प्रशासन की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। ये लोग किसी और शख्स के घर में जो है पड़ोसी के घर में रह रहे हैं। अभी तो फिलहाल इंतजामिया की एक टीम यहाँ पर पहुंची है, वो महीना लगा रही है यहाँ पर। अभी शाम तक हो सकता है इंतजामिया की तरफ से कुछ टेंट वगैरह प्रोवाइड किए जाए या किसी सरकारी स्कूल में इन्हें शिफ्ट किया जाए या कहीं और इन्हें शिफ्ट करने का अभी सरकारी तौर पर कोई अभी तक भरोसा जो है वो अभी दिया नहीं है इन्हें। लेकिन फिलहाल जो टीम जो है वो पहुंच चुकी है और अभी तक इनको इनके बारे में जो है वो प्रशासन ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। शक्ति, ये 3 मकान के अलावा इलाके में और भी घर होंगे, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग 4 दिन की मुसलसल बारिश के बाद हुई है, तो और जो आसपास में मकान है, जो घर हैं, वहां लोगों को क्या हटाया गया है? लैंडस्लाइडिंग का कोई आगे और खतरा है, क्योंकि रुक रुक कर बारिश भी हो रही है ऐसे में? जी बिल्कुल खतरा बना हुआ है, लेकिन अभी तक उन लोगों को हटाया नहीं गया है, क्योंकि इन लोगों की मजबूरी ये है कि इन लोगों के यही घर हैं और यही इनका ठिकाना है। अपने तौर पर ये लोग कहीं और शिफ्ट हो नहीं सकते, कहीं और ठिकाना इनके पास है नहीं है कि ये दूसरे ठिकाने में किसी सेफ प्लेस में चले जाएं। और जिला इंतजामिया की तरफ से कोई बड़ा कदम अभी उठाया नहीं है कि इन लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, लेकिन खतरा इन बाकी दूसरी फैमिलीज पर भी बना हुआ है, क्योंकि कभी भी जो है वो लैंडस्लाइडिंग और हो सकती है, कभी भी पत्थर जो है वो गिर सकते हैं और इन लोगों को भी जो है नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि शक्ति ने बताया कि और भी मकान हैं, लैंडस्लाइडिंग का खतरा बना हुआ है और उन्हें अभी आज तक हटाया नहीं गया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। एक और बड़ी खबर ब्रेकिंग एट 10 में आपको इस वक्त की दे दें। मरकजी वज़रा का इस माह जम्मू दौरा। जी हां, मरकजी वज़रा का इस माह जम्मू दौरा। वज़ीर दाखिला अमित शाह करेंगे दौरा। अमित शाह एक रैली से कर सकते हैं खिताब। हरदीप सिंह पुरी और अजय भट्ट भी करेंगे दौरा। तो मरकजी वज़रा का दौरा इम्कान है। समीर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, मरकजी वज़रा का दौरा हो सकता है इसी माह में और अमित शाह एक रैली भी करेंगे, ऐसी खबर है। क्या कुछ आपके पास इसको लेकर अपडेट? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि 5 और 6 तारीख को हरदीप सिंह पुरी यहाँ पे आ रहे हैं, जम्मू आ रहे हैं जी। हाउसिंग अर्बन एंड हाउसिंग मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी और 5 और 6 तारीख को वो बीजेपी हेडक्वार्टर भी जाएंगे और उसके बाद वहां पे पार्टी वर्कर से बात करेंगे। इसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन है कि जो मेट्रो रेल का जो जम्मू मेट्रो रेल और श्रीनगर मेट्रो रेल, उस दोनों मेट्रो रेल्स को क्योंकि उसका प्लान बन चुका है और अब उस पर डिस्कशन, फर्दर डिस्कशन वो करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 10,500 करोड़ रुपए का जो ये प्रोजेक्ट है टोटल मिला के जम्मू मेट्रो रेल और श्रीनगर मेट्रो रेल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उस पर वो बात करेंगे। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, यहाँ के अर्बन एंड हाउसिंग ऑफिशियल्स हैं डिपार्टमेंट के, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद वो यहाँ पे तकरीबन 2 दिन रहेंगे। इसके बाद 13 तारीख को अजय भट्ट जो कि मिनिस्टर ऑफ MOS डिफेंस और टूरिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो यहाँ पे 13 तारीख को आएंगे और यहाँ पे जो रोजगार मेला होने वाला है, रोजगार मेला जो जिसमें अपॉइंटमेंट लेटर्स प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दी जाती है और चौथा ये ऐसे नवीयत का चौथा रोजगार मेला 13 तारीख को प्राइम मिनिस्टर उसमें अपॉइंटमेंट लेटर्स देंगे और उसके संदर्भ में, उसके कनेक्शन में जो पूरे इंडिया में जो फंक्शंस होते हैं, ऐसी एक फंक्शन जम्मू में होगी और उसमें अजय भट्ट जो है वो शिरकत करेंगे और यहाँ पे वो इसको अटेंड करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कहा जा रहा है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लास्ट वीक में जो जून का मिडिल और जैसे हम 20 तारीख के बाद कभी भी जम्मू आ सकते हैं और यहाँ पे एक अवामी रैली को वो खिताब करेंगे। अगर अमित शाह एंगेज रहते हैं, उनका बिजी शेड्यूल रहता है, तो उनकी जगह नितिन गडकरी जो कि अर्बन रोड कंस्ट्रक्शन के मिनिस्टर है, वो यहाँ पे आ सकते हैं अमित शाह की जगह। तो एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहेगा बीजेपी लीडरशिप की तरफ से। और क्योंकि यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो बीजेपी अब आगे जो पंचायत और
म्युनिसिपल पोल्स होने वाले हैं और उसके बाद 24 में जो लोकसभा पोल्स हैं उसकी तैयारियों में जुट गई है और पहले ही जुट गई है। इसी के संदर्भ में ये जो है ये जो विजिट्स हैं सेंट्रल मिनिस्टर्स के वो हो रहे हैं। और मैं खास मैं बता दूं जो अमित शाह अगर यहाँ पे आते हैं और उनका कश्मीर का भी दौरा हो सकता है, क्योंकि अब अमरनाथ यात्रा जो है 1 तारीख से शुरू होगी, तकरीबन 2 महीने चलेगी। 1 जुलाई से पहला जत्था जो है 1 जुलाई को निकलेगा। तो ये उस तैयारियों के सिलसिले में भी वो यहाँ पे रिव्यू मीटिंग कर सकते हैं, कश्मीर भी जाएंगे और जम्मू में भी, और जम्मू में एक अवामी रैली को भी खिताब कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट किया जाए। आपने देखा कि G20 के बाद अब इसी महीने के लास्ट में जजेस की तकरीबन 200 से करीब जज जो हैं पूरे इंडिया से वो यहाँ पे श्रीनगर में दोबारा आ रहे हैं। तो कोशिश है दिल्ली की जो दूरियां हैं दिल्ली और श्रीनगर के बीच में उसको कम करने की। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने भी जब ऑल पार्टी मीटिंग जम्मू कश्मीर के नेताओं से पहले हुई थी, बहुत पहले हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि जो दूरी है उसको कम करना है, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी कम करनी है। तो इसी कनेक्शन में ये विजिट्स हैं जो यूनियन मिनिस्टर्स के विजिट लगातार हो रहे हैं। हमने पिछले कई दिनों से भी देखा है कि जो बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं कश्मीर भी जा रहे हैं। कल भी वहां जम्मू कश्मीर का मुख्तलिफ मरकजी वज़रा ने दौरा किया था और अब एक तरह से अमली तौर पर सरकार वहां के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को रोजगार की तरफ रागिब करने की, जैसा कि आपने कहा, रोजगार मेला होगा जिसमें तकर्रुरनामे दिए जाएंगे और अब जजेस का भी दौरा होगा ताकि वहां पर इंसाफ की जो हरसानी है वो आम लोगों तक पहुंचाई जाए। सरकार की ये कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में तमाम मामलात अब जिस तरह से नॉर्मलसी आ रही है, आम लोगों को उनके हुकूक दिए जाएं, इसके लिए सरकार की ये कोशिशें हैं। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप इस पूरे मामले पर नजर रखें कि कहां किस तरह के प्रोग्राम होंगे, लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं और उम्मीदों के मुताबिक सरकार खरी उतर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, पुलवामा से बड़ी खबर। गुरुद्वारा सैयदपुरा में चोरी हुई है और चोरों ने गुरुद्वारे का डोनेशन बॉक्स तोड़ा है। रात के वक्त चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर पुलवामा से है। गुरुद्वारा सैयदपुरा में चोरी हुई है और चोरों ने गुरुद्वारे का डोनेशन बॉक्स तोड़कर ये चोरी की है। रात के वक्त में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। तो पुलवामा में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। हालिया जिस तरह से शटर तोड़कर चोरी की गई है, अब ये गुरुद्वारे को भी निशाना बनाया गया है। गुरुद्वारे का डोनेशन बॉक्स निशाना बना है और रात के वक्त चोरों ने ये वारदात अंजाम दी है। आज मुल्क के विश्व छात्र पुरस्कार रोही नरेंद्र सिंह, जिन्होंने 5 बर-ए-आज़मों के बुलंद तरीन चोटियों को फतह करके आलमी रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने पुंछ जिले के तहसील मंडी में वाक़े श्री बुद्ध अमरनाथ मंदिर से अयोध्या तक रन फॉर राम अल्ट्रा मैराथन का आगाज किया। मैराथन शुरू करने से पहले नरेंद्र सिंह ने श्री बुद्ध अमरनाथ मंदिर में पूजा की और अपनी वॉक की कामयाबी के लिए दुआ की, जिसके बाद श्री बुद्ध अमरनाथ मंदिर कमेटी और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अरकान ने नरेंद्र सिंह को त्रिशूल पेश करके रुखसत किया, जिसके साथ नरेंद्र सिंह ने अपनी रन फॉर राम अल्ट्रा मैराथन शुरू की, जिसमें नरेंद्र सिंह श्री बुद्ध अमर से अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तक 1600 किलोमीटर तवील सफर करेंगे। नरेंद्र सिंह का कहना है कि वो रोजाना 50 किलोमीटर का सफर करेंगे। और मैं पेशेवर पर्वतारोही हूँ। अब तक मैंने 7 महाद्वीपों में से 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया है और इस यात्रा का मकसद है मैं चारों दिशाओं को श्री राम जन्मभूमि से जोड़ रहा हूँ और इसमें जो भी विश्व रिकॉर्ड बनेंगे वो श्री राम जन्मभूमि को समर्पित करूंगा। पहले मैं रामेश्वरम से अयोध्या दौड़ चुका हूँ 2911 किलोमीटर का, जो मैंने 47 दिन में पूरा किया और जो विश्व रिकॉर्ड बना वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को समर्पित किया है। आज मतलब 3 जून को मैं बूढ़ा अमरनाथ जी से अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। इसमें भी जो विश्व रिकॉर्ड बनेगा वो श्री राम जी के चरणों में समर्पित करूंगा। पूरे और एक और बड़ी खबर, पोस्ट की कास्ट के खात्मे के खिलाफ मुहिम। जी हां, पोस्ट की कास्ट के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। पटन के डांगरपुरा में की गई कार्रवाई 5 कनाल अराजी पर
5 कनाल और 10 मरले अराजी पर पोस्ट की काश्त को तबाह कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, पोस्ट की काश्त के खात्मे के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें पटन के डांगरपुरा में ये कार्रवाई की गई है, जिसके तहत और 5 कनाल और 10 मरले अराजी पर पोस्ट की काश्त को तबाह किया गया है। मुनीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मजीद जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। मुनीर, लगातार पोस्ट की काश्त के खिलाफ पुलिस और सरकार मुहिम चलाती रही है और इस बार बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए जिलानी, जिस तरह मनशियात के खिलाफ हर तरह की कार्रवाई की जा रही है और कश्मीर के अंदर जिस तरह ये वबा फैली हुई है मुख्तलिफ तरीके की, और अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस अगर कार्रवाई कर रही है, मुख्तलिफ जगहों पे नाके लगा रहे हैं, छापेमार कार्रवाइयां कर रही है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो इसमें मुलविस पाए जा रहे हैं या जो धंधा कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे ये मामला बढ़ गया है क्योंकि अब जो पोस्ट यानी खशखाश की जो काश्त है वो लोग कर रहे हैं और उससे जो अफीम और दूसरे जो मनशियात के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो उसकी काश्त जो हो रही थी, अब जो सिविल इंतजामिया है, चाहे लोकल सतह पे तहसीलदार हो, एसडीएम हो या डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पे ये सारी कार्रवाइयां की जा रही है, उनको ये जो काश्त है उसको तबाह की जा रही है ताकि उस पर बर वक्त कार्रवाई की जाए, ताकि लोग जो हैं जो इसका धंधा कर रहे हैं, जो इसकी जो मनशियात का जो धंधा चला रहे हैं उसमें फरोख्त किया जा रहा है, तो उस पर लगाम कसी जाए। और इसी तरह पटन में तहसीलदार पटन जो है साकिब मुर्तजा जो है, उन्होंने कार्रवाई की है और कल भी उन्होंने और इससे पहले 2-4 दिन पहले लगातार उन्होंने कार्रवाई की है मुख्तलिफ जगहों पे जो भी पोस्ट की यानी खशखाश की काश्तकारी जो हुई है और उसको तबाह कर दिया गया है। उनके साथ पुलिस भी है और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अधिकारियां हैं वो उनके साथ में है। और इसी तरह अगर खाग की बात करें बडगाम जिले की, उसमें भी खाग में एसएचओ खाग और तहसीलदार जो खाग है, तहसीलदार बीरवा है, उन्होंने भी कार्रवाई की है, मुख्तलिफ जगहों पे गए हैं और वहां पे जितने भी जगहों पे ये जो पैदावार हुई है उसकी काश्त जो की गई है खशखाश की, और उसको तबाह कर दिया गया है मौके पे। और साथ ही ये भी कार्रवाई की जा रही है कि जो उसमें मुलवस पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ बाज़ाब्ता केस दर्ज किया जा रहा है और साथ ही उनको भी तंबिया और इंतबाह दिया जा रहा है कि अगर इस काश्त को मजीद उन्होंने फैलाई है, की गई है, तो उन्हें जेल भेजा जाएगा, उनके सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें कि मनशियात का बढ़ता रुझान जो कश्मीर के अंदर फैल रहा है मुख्तलिफ तरह के, अब उस पर लगाम कसी जा रही है क्योंकि पुलिस मुख्तलिफ जगहों पे नाके लगाते हैं और रोज हम देखते हैं कि किस तरह जो मनशियात फरोश हैं और स्मगलर्स जो हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और इसी तरह ये कार्रवाई की जा रही है कि जो काश्त की जा रही है खशखाश की, और ये भी एक नशीली अद्वियात में शुमार है और उससे नशीली अद्वियात हासिल की जाती हैं, तो उस पर भी लगाम कसी जा रही है ताकि ये मसला जो है ये खत्म हो जाए। जी जिलानी जी। मुनीर, जैसा कि आपने कहा कि लगातार सरकार की कोशिशें पुलिस की, हाल ही में ये भी कहा गया था कि लोग अपने तौर पर इस तरह की काश्त को तबाह करें वरना उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन बावजूद इसके लोग इसकी काश्त को तबाह नहीं करते, इंतजामिया को खुद आगे बढ़कर ये सब करना पड़ रहा है। तो ऐसे में इनके लिए क्या कुछ सजाएं तय की गई है? क्योंकि मनशियात का मामला कश्मीर में इस कदर फैला है कि लोग, आम नौजवानों को जो है इससे दूर रखने के लिए सरकार की कोशिशें, बीएसएफ की कोशिशें, आज ही देखिए एक जो है रन निकाला गया है बीएसएफ की तरफ से। तो ऐसे में इनके लिए क्या सख्त सजाएं तय की गई हैं ताकि इनको आगे काश्त से इस तरह की रोका जाए, मनशियात की जो है चीजें, फसल उगाने से रोका जाए? देखिए जुलानी, आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है। और अगर ये काश्त जो हो रही है ये ऐसे इलाकों में, क्योंकि पहले ही इंतबाह दिया है चाहे सरकार की तरफ से, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, और ये ऐसे लोग हैं जिनकी जो खेती है ऐसे इलाकों में है जहां पे इस तरह की पुलिस की नजरें नहीं पड़ती है, और जब ये नजरें पड़ी जाती है तो उसके खिलाफ उस वक्त कार्रवाई, क्योंकि ये जो अफीम ये काश्त है मुख्तलिफ खेतों में चोरी छुपे ये लोग करते हैं। और कुल मिला के जहां पे भी नजर गुजर दी जाती है, क्योंकि लोकल सतह पे जो सरपंच हो, पंच हो, उनको भी इंतबाह दिया गया है कि अपने अपने इलाकों में नजर रखें जहां पे भी इस तरह की काश्त हो रही है और उसको तबाह किया जा रहा है। मगर उसमें बाज़ाब्ता तौर पे गुज़श्ता कई महीनों से हमने देखा है जो भी सिविल इंतजामिया है वो उन्होंने कदम उठाए हैं, इकदाम उठा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे सरपंच, पंच, जो पंचायती नुमाइंदे हैं उनके साथ मिलकर ये सारी कार्रवाई हो रही है। और अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो रही है क्योंकि मुख्तलिफ जगहों
जगहों पे मुख्तलिफ सेमिनार्स किए जा रहे हैं, रैलीज जैसे आज श्रीनगर में बीएसएफ की तरफ से रैली निकाली गई है, उसका भी यही मकसद था कि लोगों को बचाया जाए, जो नौजवान नस्ल है उनको बचाया जाए। क्योंकि अगर हम पुलिस की बात करें, पुलिस मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह की कार्रवाइयां कर रही है, क्योंकि उसको पीछे हटाने के लिए, नौजवानों को बचाने के लिए जो उसमें मुलवस पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ एनडीपीएस केसेस लगाए जाते हैं और सेंट्रल जेल भेजे जाते हैं। क्योंकि गुज़श्ता रोज हमने देखा है जिस तरह बारामूला ने बाज़ाब्ता लिस्ट दिखाई है 3 महीने में किस तरह अरबों खरबों रुपये उन्होंने उसमें लिए हैं और हीरोइन जब्त किया है और चरस जो है वो जब्त किया है। और उसमें बाज़ाब्ता तौर पे दिखाया गया है कि जो लोग बाज नहीं आते हैं उन्हें एनडीपीएस के तहत केस लगाए जाते हैं और उसके साथ उन्हें सेंट्रल जेल और मुख्तलिफ यानी 10-20 सालों के लिए उन्हें जेल में भेजा जाता है ताकि उस पर लगाम कसी जाए। अब यहाँ जो पुलिस है कार्रवाई की जा रही है इंतजामिया की तरफ से भी, सरकार की तरफ से की, ताकि जो नौजवान नस्ल है उनको बचाया जा सके, ताकि वो मनशियात की लत जो लगी हुई है और उससे जो आने वाली नस्ल है उसको बचाया जा सके, ताकि कश्मीर जो है वो साफ पाक रहे इस मनशियात से। जी जिलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर इस जानकारी के। तो सरकार की, जैसा कि मुनीर ने कहा कि चोरी छुपे काश्त की जाती है मनशियात की, इसको तबाह किया गया है बड़े पैमाने पर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।